आज का दिन मेरे लिए बहुत खास था क्योंकि आज का दिन मेरी शादी का दिन था। शादी के लाल रंग के लहंगे में बहुत सुंदर लग रही थी। सभी ने दिल खोलकर मेरी तारीफ की थी। मैं अपनी शादी के ड्रेस में बैठी अपने जीवन साथी का इंतजार कर रही थी। मेरे दिल में हजारों सपने थे। हर लड़की की तरह मैं भी एक रोमांटिक और खूबसूरत और शादीशुदा जिंदगी का सपना देखा था। लेकिन मेरा यह सपना उस वक्त टूट गया जब मेरी शादी मेरे जीजा के साथ तय हो गई। मेरी दीदी सुनीता की मौत के बाद जब उनकी सास ने मेरी माँ से मेरे रिश्ते के बारे में पूछा, तो मेरी माँ मुझसे पूछे बिना ही मान गई। और जब मुझे इस बारे में पता चला, तो मैं उन पर बहुत गुस्सा हुई और काफ़ी दिनों तक अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हारे बारे में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहते। विकास एक अच्छा, सुंदर और पढ़ा लिखा आदमी है और उसकी सबसे मुख्य बात, वह लालची नहीं है और अच्छी कमाई करता है। क्या तुम सिर्फ इसलिए शादी से इनकार कर दोगी क्योंकि उसकी शादी तुम्हारी बहन से हुए 2 साल हो गए हैं? कभी कभी वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं मेरी प्यारी बेटी। फिर भी अगर तुम मना करना चाहती हो तो मैं आज विकास की माँ को फ़ोन करके मना कर दूंगी। तुम रात को अपने फैसले सुना देना। मम्मी इतना कहकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने कमरे में आई तो मेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा था। मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया तो उस पर नेहा लिखा था। मैं दिल में खुश हुई कि चलो मैं अपनी परेशानी अपनी दोस्त को बता दूंगी और उसे कुछ अच्छे उपाय मांग लूंगी। लेकिन कॉल करने के बाद मैं होश खो बैठी जब नेहा ने अपने बारे में बताया कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है और उसके कीमती गहने भी ले लिए हैं। अब उसके परिवार वाले बहुत चिंतित थे। इन सब बातों को सुनने के बाद मैं अपनी चिंता भूल गई। उल्टा मैं नेहा को ही सलाह देने लगी, जिसके अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और अब इतने कम समय में इतना भयानक परिणाम देखा है। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया बहुत मतलबी है और बड़ों के फैसले के आगे सर झुकाना ही बुद्धिमानी है। मुझे लगने लगा कि मेरी माँ का फैसला सही था और फिर तभी मैं माँ के पास गई और उन्हें बताया, माँ, मैं विकास से शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ, जो इस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर वह हैरान भी हुई और खुशी के साथ उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वो मेरे माथे को चूमकर मुझे ढेर सारी दुआएं दी। माँ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई। मैंने शादी के बाद सुनीता दीदी को हमेशा खुश और अच्छे कपड़े पहने देखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई डर नहीं था। शादी के बाद पहली बार मैं दुल्हन बनकर उनके कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दीवार पर अपनी बहन की तस्वीर देखी तो मैं उसके पास जाकर बोली, मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत याद आती हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया में अपनी सारी खुशियाँ मेरे पालने में उड़ेने आई थी। इतना कहकर सजे हुए बेड पर आकर बैठ गई। अब मैं विकास का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद विकास अंदर आए और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वह आए थे वैसे ही वापस भी चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर मैं आश्चर्य से अपने चेहरे से घूंघट हटाया और यह देखकर हैरान हो गई कि मेरे सामने मेरी दीदी की तस्वीर अपनी जगह से गायब थी। मैं कुछ देर बैठी रही। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं यह समझूं कि विकास 1 साल बाद भी अपनी पत्नी की मौत के दर्द को भुला नहीं पाए? उन्हें उस वक्त मेरे पास होना चाहिए था। कुछ सोचकर मैं अपनी जगह से उठकर और कमरे से बाहर आ गई और उस कमरे में गई जिसमें विकास गए थे, लेकिन वह बंद था। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं अपने भारी कपड़ों से परेशान होने लगी थी। सुबह से शाम तक आराम न मिलने के कारण मुझे नींद आने लगी थी, तो मैं अपने भारी कपड़े लेकर कमरे में लौट आई और कपड़े बदलकर सो गई। अगली सुबह उठी तो विकास बिस्तर के किनारे बैठे थे और मेरी सास से नाश्ते के लिए कह रहे थे। मुझे उठता देखकर विकास बोले, नए जीवन की नई सुबह मुबारक हो। विकास ने इतने प्यार से कहा कि मैं पिछली रात के खराब मूड को भूलकर मुस्कुरा दी। इस समय मेरी नज़र सामने की दीवार पर लगी दीदी की तस्वीर पर पड़ी। दीदी की तस्वीर दोबारा अपनी जगह पर आ गई थी। फोटो देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वह हमें देखकर मुस्कुरा रही हों। मेरे भी होठों पर मुस्कान फैल गई। हमारे लिए नाश्ता आ चुका था तो मैं फ्रेश होने चली गई। विकास और मैं अपने कमरे में बेहद खुशखबरी माहौल में नाश्ता किए।
नाश्ते के बाद विकास अपने दोस्त के साथ बाहर चले गए, जबकि मैं तैयार होने लगी। पूरा दिन मेहमानों से मिलने में बीत गया। जब रात हुई और मैं विकास का इंतजार करने लगी कि हम दोनों एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को समझ पाएं, पर मैं बहुत निराश हो गई क्योंकि कल रात की तरह विकास कमरे में आया और दीदी की फोटो ली और दूसरे कमरे में चला गया, जिसकी वजह से मुझे दीदी की किस्मत से जलन भी हो रही थी, जिसे इतना प्यार करने वाला पति मिला था कि उन्हें भुला ही नहीं पा रहा था। जब मैं कमरे से निकली और विकास के पास जाने लगी तो उसने पहले से ही कमरा बंद कर रखा था। मैं वहीं खड़ी हो गई। मुझे अंदर से विकास की कुछ कहने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मेरी सास आई हुई दिखाई दी। उसने पूछा क्या हुआ, तो मैं उन्हें क्या बताती कि अपने पति के पीछे भाग रही हूँ। मेरी शक्ल देखकर मेरी सास खुद ही समझ गई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं वापस कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। हम दो बहनें थी। सुनीता दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारे माता-पिता ने हमें बहुत प्यार से पाला था। दीदी की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके लिए मेरी माँ की सहेली के बेटे विकास का रिश्ता दीदी के लिए आया। माँ बहुत खुश हुई और उनकी खुशी देखकर मेरी दीदी पापा ने भी विकास को बहुत पसंद किया था और विकास खुद सुनीता दीदी को एक समारोह में देखकर उसे पसंद करता था और दीदी भी राजी थी। मैंने उनकी शादी को खूब एंजॉय किया। शादी के बाद मैं अक्सर अपनी दीदी को अजीब सी उलझन में उलझा हुआ देखा करती थी। खास करके जब मैं उसके घर रहने जाती हूँ, तो वह रात में कई घंटे अकेली बैठी रहती। जब भी मैंने उनसे कारण जानना चाहा, तो वो हंसती और मुझे डांटते हुए कहती, बस यूं ही कमरे में दिल घबरा रहा था, इसीलिए मैं बाहर आ गई थी। यह बात एक बार मैंने अपनी माँ से भी बोली कि हमारी याद आती होगी, लेकिन एक बार रात को जब विकास दीदी को छोड़ने आए तो मुझे उनका तौर तरीका बहुत अजीब लगा था, मानो वह नशे में हो या फिर नींद के प्रभाव में हो। विकास दीदी को हमारे घर छोड़ने के बाद चले गए थे। मैं दीदी से इस बारे में कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन जब मैं उनसे पूछने उनके कमरे में आई तो वह आंखें बंद किए आराम कर रही थी। मैंने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा और वापस अपने कमरे में चली आई। अगली सुबह मैंने दीदी से पूछा तो बोली कि हमारी थोड़ी सी लड़ाई हुई है, इसीलिए वह अंदर नहीं आए। फिर 2 दिन बाद विकास बहुत ही उत्सुकता से दीदी को लेने आए और उनसे माफ़ी भी मांगी। दीदी का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ महीनों के बाद वह हम सबको रोता हुआ छोड़कर चली गई। उनकी मौत की खबर हम सब पर बिजली बनकर गिरी थी। सास ने कहा था कि सुनीता को अचानक सीने में दर्द हुआ, जो शायद दिल का दौरा था। कुछ समय बीतने के बाद हम भी जीवन में आगे बढ़ गए। फिर एक दिन मेरी दीदी की सास आई और मेरे मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगा। मम्मी पापा इस शादी से इसीलिए राजी हो गए क्योंकि शादी से बाद दीदी बहुत अच्छे से रहती थी, काफ़ी अच्छा खाती-पीती और पहना करती थी। विकास दिन में तो ठीक रहते, लेकिन रात में दूसरे कमरे में दीदी की फ़ोटो ले जाते और उससे बातें करते थे। मैं उनका दुःख बाँटना चाहती थी, लेकिन मुझे यह मौका अभी तक नहीं मिला था। मैं सोचते हुए सो गई। फिर मैंने बहुत ही अजीब-सा सपना देखा, जिसमें मैंने दीदी को देखा। मैं दीदी को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छू नहीं पा रही थी। तभी दीदी रो पड़ी थी, तू मुझे तभी छू सकती है जब तू मुझे इंसाफ दिलाओगी। मैं दीदी से कुछ और पूछ ही रही थी कि तभी मेरी आंखें खुल गई। मेरे दिमाग में सिर्फ दीदी की बातें गुज रही थी। जैसे तैसे करके मैं रात को सोई, लेकिन विकास उस वक्त तक कमरे में नहीं आए थे और सुबह देखा तो विकास बगल में ही सोए थे। जब वह बाहर चले गए तभी मैं बरामदे वाले कमरे में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या था। कमरे में अंदर आई तो देखा इस कमरे में एक सोफ़ा सेट और एक अलमारी के अलावा कोई नहीं था। मैं अलमारी खोली तो देखा कि दवा रखा हुआ है। मैंने उसे देखा तो वह शायद दीदी की दवाई थी, क्योंकि मैंने अक्सर उनके बैग में देखा था। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस दवा का नाम पढ़कर मैं दंग रह गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ गलतफ़हमी हो गई है, इसीलिए मैंने वह रैपर वहीं रख दिए और अलमारी बंद कर ही रही थी कि एक छोटा-सा शॉपिंग बैग मेरे पैरों में आकर गिरा। मैंने देखा कि वह नशीली दावों से भरा हुआ था।
मैं बहुत हैरान हुई। मैंने वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो विकास बेचैन होकर घूमने लगे, जैसे कि कोई कीमती सामान खो गया हो। मुझे उनकी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि अगर वह ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे, तो एक अच्छी पत्नी होने के नाते मुझे उसे रोकना चाहिए। कुछ सोचकर मैं कमरे से बाहर आई। मुझे पता था कि विकास की पसंदीदा डिश कढ़ाई पनीर है। इसीलिए मैंने उसे बनाने के लिए किचन में गई, क्योंकि मैंने सुना था कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होता है। दीदी भी विकास को खुश करने के लिए उनकी पसंदीदा डिश बनाया करती थी। यह दीदी ने ही मुझे बताया था। खाना बनाने के बाद मैं और नौकरानी सबको खाना परोसा। विकास को खाना बेहद पसंद आया था। उन्होंने डटकर खाया और मेरी तारीफ भी की। वह मेरी तरफ प्यार से देखते हुए बोले, क्या तुम्हें मुझसे कुछ गिफ्ट लेना है चाहोगी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सास के सामने इसका जवाब कैसे दूं, सो मैं चुप ही रही। एक बार फिर विकास ने अजीब अंदाज में मुझे किसी काम से किचन में भेज दिया। मैंने रसोई की खिड़की से देखा कि वह अपने बेटे को धीमी आवाज में कुछ कह रही थी। मुझे विकास का व्यवहार बहुत अजीब लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से बात की, आपका बेटा नशा करता है तो फिर आपने उस जैसे इंसान के लिए मेरा जीवन क्यों खराब किया? वह कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी बहन की मौत के बाद अपना दुख भुलाने के लिए यह सब किया है। मैं उसे समझाऊंगी। और कमरे में आकर लेट गई। मैं रात को फिर से सोने के लिए अपनी आंखें बंद की तो फिर से दीदी का रोता हुआ चेहरा दिखाई दिया। वह मुझसे न्याय मांग रही थी। अपने सपने में दीदी को इस तरह तड़पता देखकर मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि मेरी दीदी की मौत एक्सीडेंटल थी या कुछ और। सास ने बताया था कि दीदी को दौड़ा पड़ा तो अस्पताल ले गई। इसके बाद दीदी की मौत हो गई। मैं अस्पताल की उस रिपोर्ट को खोजने के लिए अपने कमरे की तलाशी ली, जिसमें दीदी की मौत का कारण दौरा बताया गया था। लेकिन कमरे में ऐसा कोई कागज नहीं मिला। मैं दूसरे रूम की सफाई के बहाने भी उस रूम को भी छान मारा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ सास का कमरा बचा था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। सास के कमरे में अस्पताल की एक रिपोर्ट मिली, जिसमें दीदी की मौत का कारण हार्ट अटैक लिखा हुआ था। जिसके बाद मेरे मन को संतोष हुआ और थोड़ी शर्म भी आई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। विकास के ऐसे ही धूप छांव वाले व्यवहार में दिन बीते गए। एक दिन मैं विकास का उस कमरे में पीछा किया तो देखा कि वह एक फोटो से बातें कर रहे थे। वह फोटो मेरी दीदी की थी। कुछ कह रहे थे कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे विकास की बातें कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरे सास की आते हुए आवाज़ सुनी और मैं जल्दी से अपने कमरे में आकर सो गई। अगली सुबह मेरी सास बोली, बेटा आरती, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया है। अपने फ़ोन से डॉक्टर का नंबर लगा दो। सुबह से सर में दर्द हो रहा है। अपनी सास के बताए हुए नंबर को मैंने अपने फ़ोन में डायल किया और अपनी सास की तरफ फ़ोन बढ़ा दिया। गलती से मेरी उंगली फ़ोन के रिकॉर्डिंग बटन पर लग गई और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। मेरी सास तो बात करते हुए अपने कमरे में चली गई थी। काफ़ी देर के बाद मम्मी जी फ़ोन लेकर आई और मुझे फ़ोन देकर चली गई। फ़ोन को चार्जिंग पर लगा दी और अपने कामों में लग गई। शाम को विकास ऑफिस से घर आए तो उनके हाथों में पिज्ज़ा का डिब्बा भी था। विकास कमरे में आए और बोले, आरती, तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है? मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ विकास, मुझे बहुत पसंद है। विकास के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसे मैं समझ ना सकी। विकास मेरी तरफ पिज़्ज़ा बढ़ाए, तभी मेरी सास ने विकास को बुला लिया तो मुझे पिज़्ज़ा देकर बाहर चले गए। मैंने सोचा क्यों ना अपना पसंदीदा सीरियल सुनते पिज़्ज़ा खाऊं, क्योंकि जो एपिसोड मिस हो जाते थे मैं रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। सबसे ऊपर वाली रिकॉर्डिंग पर ही रिकॉर्डिंग थी जो मेरी सास ने डॉक्टर से बात की थी। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मेरे सास के सर में दर्द हो रहा था और दवाइयाँ पूछने में आधा घंटा लगता है ना। ना चाहते हुए भी मैंने वह रिकॉर्डिंग खोली और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मेरे शरीर में जान ही नहीं रही। ऐसा लगता था जैसे मैं अभी गिर पड़ूंगी।
सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। मेरी सास डॉक्टर से कह रही थी कि डॉक्टर साहब, आपकी दी हुई दवाइयों से मेरे बेटे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपने तो कहा था उसकी दूसरी शादी करवा दो, वह ठीक हो रहा है। लेकिन वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। अपनी पहली पत्नी को मारने के बाद अब वह अपनी दूसरी पत्नी को भी मारने की योजना बनाने लगा है। मैं आपको अपना जाने कितने पैसे दे चुकी हूँ, आप मेरे सारे के सारे पैसे वापस कर दीजिए। मेरी सास की बात सुनकर डॉक्टर ज़ोर से हँसा था और बोला, देखिए, आपका बेटा दिमागी मरीज़ है, उसे फ़ायदा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। रही बात तो पैसों की, तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दूँगा। मैं आपकी पहले बहू की नकली रिपोर्ट बनाई थी कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अगर मैं आपके बेटे की और आपकी यह काली करतूत पुलिस में जाकर बता दी, तो ज़िंदगी भर जेल की हवा खाते रहना। इसका मतलब मेरी दीदी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। तभी तो मेरी दीदी मेरे सपने में आती थी और मुझे इंसाफ माँगती थी। मैंने सबसे पहले उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मैं समझ चुकी थी कि विकास इस पिज़्ज़ा को खिलाकर मुझे मारना चाहता है। ज़रूर पिज़्ज़ा में कुछ मिलाया गया है। मैं पापा को कॉल करके सब बता दी। पापा ने कहा, तुम घबराओ मत बेटा, जल्दी से जल्दी पुलिस को फ़ोन करो। मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। मैं जल्दी से पुलिस को फ़ोन की और अपने घर का एड्रेस बता दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस तो हमारे घर पर पहुँच चुकी थी। मैंने सास और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस सबको पकड़ ली थी। मैंने घर से अपनी दीदी की यादों का कुछ सामान समेटा और अपने घर आ गई। अपनी दीदी की तस्वीर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे दीदी मुस्कुरा रही हो। मैं विकास से तलाक ले ली थी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई थी। एक बहुत ही अच्छी जॉब करने लगी थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे खुले दिल से अपनाया था। मम्मी बोली, बेटा, ज़िंदगी बिना जीवन साथी के नहीं गुजरती। अगर तुम्हें लगे कि कोई ऐसा है जिसके साथ तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो, तो हमें बता देना। मेरी किस्मत में सच्चा प्यार होगा तो भगवान उसे मेरे पास ज़रूर भेजेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुझे अपने जीवन में सच्चा प्यार नसीब होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नई कहानी में। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी हमारे वीडियो को देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।